महिला जिसने कहा, मेरा पति बीरबल से भी ज्यादा चालाक है। मुगल दरबार में शांति थी। पक्षियों की हल्की आवाजें, दरबारियों की धीमी बातचीत और बादशाह अकबर का गंभीर चेहरा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक दरबार के फाटक पर बड़ी हलचल हुई। 2 सिपाही एक महिला को लेकर अंदर आए। महिला चेहरे से चतुर, आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास। सिपाही बोला, जहांपनाह, ये महिला कुछ कहना चाहती है और दावा करती है कि ये बात पूरे राज्य को हिला देगी। अकबर ने तिरछी नजर से उसे देखा। बोलो महिला, क्या बात है? महिला ने हाथ बांधकर झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा पति बीरबल से ज्यादा चालाक है। पूरा दरबार चौंक। हंसी की आवाजें दब गई। कुछ दरबारी फुसफुसाए, कोई बीरबल से ज्यादा चालाक? ये तो असंभव। ये औरत पागल है क्या? लेकिन महिला बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी बड़े राज पर पहरा दे रही हो। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारा पति बीरबल से चालाक? इसका सबूत? महिला बोली, मैं खुद नहीं बताऊंगी। आप चाहे तो मेरा पति बुलाइए, वो खुद साबित कर देगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, इस महिला के पति को बुलाया जाए। कुछ ही देर में एक दुबला-पतला, तेजनजर वाला व्यक्ति दरबार में प्रस्तुत किया गया। उसके चेहरे पर न तो डर था, न झिझक, जैसे वो किसी मेले में घूमने आया हो। अकबर ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहती है कि तुम बीरबल से ज्यादा चालाक हो, क्या यह सच है? आदमी ने गर्दन तानकर कहा, बिल्कुल सच है जहांपनाह, मैं बीरबल से कहीं ज्यादा समझदार हूं। बीरबल हल्के से मुस्कुराए। दरबारियों की हंसी छूटने को हुई, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। अकबर ने कहा, तो तुम्हें बीरबल से एक मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम सच में चालाक हो, लेकिन अगर तुम हार गए। वो व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। बीरबल आगे आए और बोले, मालिक, चालाकी बोलने से नहीं, व्यवहार से पता चलती है। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं हार मान लूंगा। आदमी मुस्कुराया, पूछिए। सवाल 1, चाल का पहला जाल। बीरबल ने कहा, अगर किसी के पास 5 गधे हों और वो उनमें से एक गधा बेच दे तो उसके पास कितने गधे बचेंगे? आदमी बोला, सिर्फ 1। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर ने पूछा, एक कैसे? 5 में से 1 गया तो 4 बचते हैं। आदमी बोला, जहांपनाह, बाकी 4 गधों के साथ रहने वाला असली गधा तो वही आदमी है जिसने गधा बेचा, इसलिए असली गधा सिर्फ 1 बचा, वही आदमी। बीरबल खुद भी हंस पड़े, लेकिन अकबर सोच में पड़ गए। जवाब गलत होकर भी कहीं की सही लग रहा था। बीरबल बोले, ठीक है, सवाल 2। बीरबल, अगर कोई आदमी कहे कि वो झूठ बोल रहा है, तो क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया, वो आदमी शादीशुदा होगा। बीरबल, ये कैसा जवाब है? आदमी बोला, शादीशुदा आदमी चाहे सच बोले या झूठ, परेशानी दोनों में उसकी ही होती है, इसलिए वो हमेशा उलझा हुआ ही बोलता है। दरबार में फिर ठहाका लगा। अकबर भी हंसते हुए बोले, अरे बीरबल, ये आदमी तो अच्छी चालाकी दिखा रहा है। बीरबल मुस्कुराए, ये अभी शुरुआत है जहांपनाह, असली परीक्षा बाकी है। बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम जितना छुपाओगे वो उतनी ही सामने आएगी? आदमी ने उत्तर दिया, आपकी चिंता। बीरबल ने पूछा, कैसे? आदमी बोला, चिंता छुपाने से नहीं छुपती, चेहरे पर, चलने में, बोलने में, सब में दिख जाती है। दिखावा आप करते रहें, लेकिन चिंता अपना सच दिखा ही देती है। इस बार दरबार में प्रशंसा की सरसराहट फैल गई। अकबर बोले, बीरबल, इसने तो तीनों में चालाकी दिखाई है। बीरबल शांत थे, उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, सवालों से चालाकी नहीं मापी जा सकती।
मैं अब इन पति पत्नी दोनों की असली परीक्षा लूंगा। अकबर, बोलो बीरबल। बीरबल ने दोनों को एक काम दिया। तुम दोनों को अलग अलग कमरे में भेजा जाएगा। मैं तुम्हें एक एक मिट्टी का घड़ा दूंगा। घड़ा खाली है। इसमें जो चीज तुम डालकर लाओगे वो तुम्हारी चालाकी साबित करेगी। लेकिन शर्त यह है, घड़ा खाली दिखना चाहिए, लेकिन अंदर एक मूल्यवान चीज होनी चाहिए। सब चौंक गए। घड़ा खाली भी दिखे और भरा भी हो। दोनों को अलग कमरों में भेजा गया। पहले महिला आई। उसने घड़ा बीरबल के सामने रखा। घड़ा सामान्य दिखाई दे रहा था, पूरी तरह खाली। बीरबल ने घड़े में हाथ डाला। कुछ नहीं। उल्टा किया। कुछ नहीं। लेकिन अचानक उस घड़े से हल्की सी खुशबू आई। बीरबल मुस्कुराए। ये इत्र की खुशबू है। महिला बोली, हाँ बीरबल, मैंने अंदर की दीवारों पर महंगा इत्र लगाया है। घड़ा खाली दिखता है, लेकिन इसकी कीमत अब बहुत है। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। अब पति कमरे से आया। घड़ा उसके हाथ में था और वो सच में खाली दिखता था। बीरबल ने पूछा, तुमने इसके अंदर क्या रखा? आदमी बोला, मेरा राज घड़े की शक्ल में नहीं दिखता, लेकिन है। बीरबल ने घड़ा सूंघा। कोई खुशबू नहीं। हाथ डाला। कुछ नहीं। हिलाया। कोई आवाज नहीं। बीरबल ने पूछा, तो तुमने कुछ रखा ही नहीं? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बीरबल, मेरे घड़े में एक बहुत कीमती चीज है। खाली जगह। ये खाली जगह मेरे पास है, लेकिन बीरबल, आपके पास नहीं है। आप हर समय किसी न किसी काम, चिंता या राज से भरे रहते हैं। मेरे पास ये खाली समय, यही मेरी सबसे कीमती वस्तु है। दरबार झन्न। अकबर अवाक। बीरबल चकित। दरबारी स्तब्ध। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये आदमी चालाक तो है, लेकिन इसकी चालाकी पूरी नहीं है। अकबर, क्यों बीरबल? इसने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। बीरबल बोले, क्योंकि इस आदमी ने झूठ बोला है। पूरी सभा सन्न। अकबर, झूठ? कैसे? बीरबल ने राज खोला। जब ये कमरे में गया, वहां से एक सिपाही ने मुझे बताया कि ये व्यक्ति दरवाजा बंद करके घड़े के अंदर पैसे भरना चाहता था। पुरुष घबरा गया। महिला का चेहरा उतर गया। बीरबल बोले, ये व्यक्ति चालाक नहीं, लालची है। इसे लगा कि अगर घड़े में पैसे भरकर राजा को घड़ा खाली दिखा दूं, तो पैसे मेरे पास रहेंगे और मैं चालाक कहलाऊंगा। अकबर ने तिरछी नजर से आदमी को देखा। बीरबल ने कहा, लेकिन घड़ा छोटा था और पैसे ज्यादा। जैसे ही उसने घड़ा उठाने की कोशिश की, घड़े का वजन बढ़ गया। सिपाही को शक हुआ और उसने मुझे खबर दे दी। आदमी पसीने से भीग गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चालाकी और बेईमानी में फर्क होता है। महिला ने अपनी बुद्धि से खुशबू का इस्तेमाल किया, पर इस आदमी ने लालच दिखाया। इसलिए असली चालाक तो महिला है, पर उसके पति नहीं। महिला मुस्कुराई, शर्माते हुए। पुरुष शर्म से सिर झुका गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। अकबर बोले, महिला की चतुराई की सराहना की जाए, उसे 100 अशर्फिया दी जाए। और उस लालची पति की ओर इशारा कर कहा, इसे 1 महीने तक शाही बगीचे में मजदूरी कराई जाए, ताकि मेहनत का मूल्य समझे। मोरल, चालाकी वो नहीं जो दूसरों को धोखा दे। चालाकी वो है जो सच को सरलता और बुद्धि से साबित करे। लालच हमेशा हारता है, लेकिन सच्ची समझदारी हमेशा जीतती है। कुम्हार का गधा जो शाही घोड़े जैसा व्यवहार करने लगा। अकबर के राज्य में एक साधारण सा कुम्हार रहता था। नाम था हिरण्या कुम्हार। रोज सुबह मिट्टी के घड़े बनाकर गधे पर लादकर शहर में बेचता। उसका गधा बड़ा सीधा सादा, मेहनती और शांत स्वभाव का था। लोग कहते, कुम्हार तो आधा कलाकार है, लेकिन उसका गधा पूरा संत। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन भोर के समय कुछ अजीब हुआ।
उस दिन कुम्हार ने अपने गधे पर घड़े रखे और शहर की तरफ चल पड़ा। सूरज की पहली किरणें फैली ही थी कि सामने से शाही घुड़सवार दल जा रहा था। उन घोड़ों के टापों से जमीन कांप रही थी। गधा ये नजारा देखकर ठिठक गया, पर थोड़ी ही देर में ऐसा हुआ कि कुम्हार की आंखें फटी की फटी रह गई। गधा अचानक सीना तानकर खड़ा हो गया, गर्दन उठाई और शाही घोड़ों की चाल की हूबहू नकल करने लगा। कभी दाएं पैर उठाकर हवा में झटका मारता, कभी अजबसी शाही रफ्तार पकड़ लेता, कभी मस्तक ऊंचा कर शाही घोड़ों जैसा हिनहिनाने लगे तो राहगीर ठहाके मारकर हंसने लगे। कुम्हार परेशान, अरे भला तू गधा है या घोड़े का बाप? लोग बोले, कुम्हार तेरे गधे में शाही घोड़े वाली चाल कैसे आ गई? मालूम नहीं। कुम्हार ब्रह्मांड की तरह उलझा हुआ। धीरे धीरे ये अजीब घटना पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने गधे का नाम रख दिया शाही टापू गधा। किसी ने कहा, यह जरूर किसी देवता का रूप है। दूसरा बोला, नहीं भाई, ये तो घोड़े का पुनर्जन्म है जो गधे में फंस गया है। तीसरा बोला, इसके कदमों में तो शाही रॉयल्टी दिखती है। कुम्हार हैरान, हे भगवान, गधा था, गधा है, पर दुनिया इसको घोड़ा बना देगी। लेकिन असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब शाही अस्तबल के अधिकारी को इसकी खबर लगी। वो तुरंत कुम्हार के घर पहुंचा। हम सुनते हैं कि तुम्हारा गधा हमारे घोड़ों जैसा चलता है। ये तो राजसी गुण है, इसे हम अस्तबल में जांच के लिए ले जाएंगे। कुम्हार ने हाथ जोड़ दिए, हुजूर, इसकी चाल भले बदली हो, पर दिमाग अभी भी गधे का है। लेकिन शाही लोग उसकी एक न सुनते। गधे को शाही अस्तबल में ले जाया गया। वहां शाही घोड़ों से उसकी तुलना की गई। हर कोई दंग। अस्तबल का प्रमुख बोला, ये तो हमारे शाही घोड़े गगनवीर की चाल से मेल खाता है। कुम्हार रोता रह गया, साहिब लोग, ये मेरा रोजगार है, साधारण गधा है, इसे मत ले जाइए। मामला इतना बढ़ गया कि बात अकबर तक पहुंची। अकबर बोले, अगर एक गधा सच में शाही घोड़े जैसा व्यवहार कर रहा है तो ये मामला रोचक है, इसे दरबार में पेश किया जाए। ऐसी हलचल पूरे आगरा में पहले कभी नहीं हुई। लोग दूर दूर से देखने आए। आज दरबार में गधा पेश होगा। गधे को लाया गया। शाही गार्डों ने उसे बड़े सम्मान से अंदर प्रवेश कराया, मानो वो कोई सम्मानित राजदूत हो। अकबर मुस्कुराए, वाह, हमारे राज्य में गधा भी वीआईपी बन गया। बीरबल भी हंसी रोक नहीं पाए। जहां दरबार में कई लोग बिना काम के ऊंचा सिर उठाते हैं, वहां गधा क्या बुरा करता है? कुम्हार विनती करते हुए बोला, जहां पनाह, ये मेरा गधा है, इसे शाही घोड़ा मत बना देना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर बोले, पहले जांच होगी। बीरबल, इस गधे के पीछे छिपा भेद तुम्हें ही खोलना होगा। बीरबल ने गधे को ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसकी गर्दन झटका, उसका सीना तानना, सब कुछ जांचकर बोले, जहां पनाह, ये गधा न तो जन्म से शाही घोड़ा है, न पुनर्जन्म का किस्सा। इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। अकबर, वो रहस्य क्या है? बीरबल, मुझे आज रात का समय दे, मैं पूरी सच्चाई लेकर सुबह हाजिर हो जाऊंगा। रात को बीरबल चुपचाप कुम्हार के मोहल्ले पहुंचे। इधर उधर निरीक्षण किया। गधे के खूंटे, गली, रस्ते, सब जगह ध्यान से देखा। तभी अचानक बीरबल ने कुछ निशान देखे। कुछ घोड़े के खुरों जैसे, पर छोटे। कुछ जगह मिट्टी अजीब तरह से दबाई हुई थी। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लगभग एक पहेली सुलझ चुकी थी। अब रह गई थी आखिरी कड़ी, अगली सुबह शाही दल के निकलने का समय। सुबह बीरबल एक कोने में छिपकर बैठ गए। ठीक उसी समय शाही घुड़सवार दल वहां से गुजरा। गधे ने फिर वही चाल दिखाई, शाही घोड़ों जैसी। बीरबल मुस्कुराए, रहस्य अब पूरा खुल गया। वे महल लौट आए। दरबार भरा हुआ था। गधे को दोबारा पेश किया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब तो बताइए, हमारे राज्य का गधा शाही घोड़ा क्यों बन गया? बीरबल बोले,
जहांपना, ये सच है कि ये गधा शाही घोड़े जैसी चाल चलता है, लेकिन ये उसकी इच्छा नहीं बल्कि आदत है जो इसे मजबूरी में पड़ी है। अकबर ने भौहें उठाई। कैसी मजबूरी? बीरबल ने इशारा किया। कुम्हार के घर के पास से हर सुबह शाही घुड़सवार दल निकला करता है। इन घोड़ों के तेज टापों से जमीन कांपती है। गधे के पैर भी कंपन में आने लगते हैं। धीरे धीरे वो उसी लय में चलने लगता है, यानी वो नकल करता है, डर के कारण। सारा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने आगे कहा, और राजसी चाल जो ये दिखाता है वो असल में घोड़ों के बीच बचने की तरकीब है। घोड़े अक्सर उसे धक्का दे देते थे, तो इसने उनकी चाल अपनाकर अपने आप को सुरक्षित दिखाना सीखा। अकबर जोर से हंसे। तो ये गधा डर के कारण शाही घोड़ा बन गया? बीरबल, जी हां, ये असली घोड़ा नहीं बल्कि परिस्थितियों से बनी प्रतिलिपि है। अकबर ने आदेश दिया, गधे को कुम्हार को वापस कर दो और अधिकारियों को समझाओ कि हर टापू चाल शाही नहीं होती। कुम्हार रोता हंसता बोला, जहां पनाह, आप और बीरबल की उम्र लंबी हो। आज मेरा रोजगार बच गया। गधा भी जैसे राहत की सांस लेकर सामान्य चाल में लौट आया और दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। मोरल, हर चमकती चाल राजसी नहीं होती। कभी कभी लोग डर, परिस्थितियों और दबाव के कारण दूसरों की नकल करने लगते हैं। असली सम्मान तब मिलता है जब कोई अपनी पहचान में रहता है, न कि शोहरत के बोझ में। अपनी पहचान रखो, क्योंकि नकल से निकला राजसी स्वरूप भी अंदर से वही पुराना गधा ही रहता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक गांव था, भैरवपुर। शांत, सरल और अद्भुत। गांव वाले मेहनती थे, फसलों में जान लगाते थे, त्योहार मनाते थे और पड़ोसियों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। लेकिन गांव की एक और खासियत थी, वहां के जानवर भी बेहद अजीब और दिमागदार थे। सबसे ज्यादा चर्चा होती थी दो गधों की, धीरू दिमाग वाला, वीरू दिल वाला। दोनों खेतों में काम करते, मालिकों की बोझ ढोते पर मानव भाषा को समझते थे। मन में बातें करते, बहस करते, सोचते पर बोलते इंसानी भाषा नहीं थे। अभी तक। कुछ महीनों से भैरवपुर में नया कानून लागू हो गया। हर किसान को जानवर टैक्स देना पड़ेगा, यानी गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट, सबके लिए कर। इसे गांव वाले पशु परिवहन कर कहते थे। फार्मों के मालिक रोज गधों पर भारी बोझ लादते, बदले में उन्हें सूखा चारा और डांट मिलती। लेकिन सबसे खराब बात यह थी कि इंसानों की कमाई भले ही जानवरों के दम पर हो, फिर भी टैक्स इंसान भरते थे। सम्मान इंसानों को मिलता था। एक दिन बोझ उठाते उठाते वीरू थक गया और बोला, धीरू, हम गधा है, बेवकूफ नहीं। मेहनत हम करें, कमाई इंसान ले, टैक्स इंसान भरे, और गाली भी हमें। धीरू मुस्कुराया, तू सही कह रहा है दोस्त, लेकिन अगर हम इंसानों जैसी तकलीफें और जिम्मेदारियां उठाते हैं तो हमें हक भी इंसानों वाले मिलना चाहिए। वीरू हंसा, कौन देगा, राजा या आसमान? धीरू ने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, कोई हक मिलता नहीं, लड़कर लेना पड़ता है। और उसी दिन दोनों गधों ने फैसला किया, वे इंसानों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। भैरवपुर की अदालत में अजीब भीड़ जमा थी। न्यायाधीश ठाकुर हरिनारायण, अत्यंत सख्त लेकिन निष्पक्ष। मुकदमे का नाम, गधा धीरू गधा वीरू बनाम मानव समाज। सब हंस रहे थे। गधे मुकदमा करेंगे? अब अदालत सर्कस बन गई क्या? लेकिन तभी दोनों गधों ने अदालत के बीच जाकर स्पष्ट मानवीय भाषा में बोलना शुरू कर दिया। सब दंग। जज की कलम हाथ से गिर गई। धीरू बोला, मान्यवर, हमें हर दिन इंसानों से ज्यादा काम करना पड़ता है। बोझ हम उठाते हैं, खेत हम जोतते हैं, दूरी हम तय करते हैं। जब गरीब किसान टैक्स देर से भरता है तो सजा मालिक को मिलती है, लेकिन असल में मेहनत का आधार तो हम हैं। इसलिए हम न्याय चाहते हैं, सम्मान
या आजादी? पूरा कोर्ट खामोश। वीरू ने डायलॉग मारा, अगर बोझ उठाने को ही कर्म कहा जाता है तो फिर घोड़ा राजसी और गधा मजाक क्यों? जज के चेहरे पर परेशानी, लेकिन तर्क वजनदार थे। खबर जंगल की आग की तरह फैली। गधे बोलते हैं, गधे न्याय मांग रहे हैं, गधे टैक्स अधिकार चाहते हैं। कुछ लोग खुश थे, जानवरों के भी अधिकार होने चाहिए। कुछ डर गए, अगर आज गधे जीत गए तो कल मुर्गियां, परसों बकरियां अदालत पहुंच जाएंगी। सबसे ज्यादा डर सरकारी टैक्स कलेक्टर शिवलाल को था। उसने सोचा, अगर गधों को हक मिल गया तो करदाताओं की लिस्ट में जानवर भी जुड़ेंगे, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर प्लान बनाने लगा। गधे जीते, ये नहीं होना चाहिए। पहला गवाह किसान गोवर्धन, वो गधों से प्यार करता था। उसने कहा, अगर मेरे खेत में फसल उगती है तो आधा श्रेय इन गधों का है। ये ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ये मेरी टीम है, नौकर नहीं। दूसरा गवाह धोबी पद्माकर, वो गधों का शोषण करता था। दीन बनाया खड़ा रहा, आखिर सच उगल ही दिया। हां, मैं दुत्कारता हूं, लेकिन क्या करूं? खुद रोज अपमान झेलता हूं तो गुस्सा इन्हीं पर निकाल देता हूं। अदालत में सन्नाटा। ये सिर्फ गधों का मुद्दा नहीं था, ये कमजोर पर होने वाले अन्याय का मुद्दा बन चुका था। टैक्स अधिकारी शिवलाल अचानक बोला, जानवर किसी कानून के दायरे में नहीं है, इन्हें अधिकार नहीं मिल सकते। धीरू ने कागज दिखाया, मान्यवर जज, ये देखिए, टैक्स कानून में साफ लिखा है कि किसी भी संपत्ति या श्रम से आर्थिक लाभ लिया जाए तो कर देना होगा। तो सवाल यह है, अगर हम टैक्स की वजह है तो हमारे हक कहां हैं? पूरा कोर्ट फिर हिल गया। वीरू ने चुपचाप सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इंसान इतना डरता है कि सम्मान बांटने से भी घबरा जाता है? उसके शब्द तीर की तरह कमरे में गूंजे। जज ने कहा, यह मामला सिर्फ दो गधों का नहीं है। यह सवाल है, क्या इंसान मेहनत को सम्मान देता है या सिर्फ अपने से श्रेष्ठ को? उन्होंने निर्णय को 3 दिनों के लिए सुरक्षित रख लिया। पूरे गांव में चर्चा, अंदेशा, सवाल। कहीं यह फैसला दुनिया बदल न दे। टैक्स अधिकारी शिवलाल और कुछ लालची मालिक रात को मिलकर प्लान बनाने लगे। गधों को चुप कराना पड़ेगा, तभी मामला खत्म होगा। योजना, उन्हें अदालत पहुंचने से पहले गायब कर दिया जाए। रात के अंधेरे में नकाबपोश लोग धीरू और वीरू को पकड़कर गाड़ी में डालने लगे। वीरू चिल्लाया, भाई, लगता है हम हार गए। धीरू ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हार वो होता है जो कोशिश छोड़ दे। दूर खेतों में एक बच्चा श्यामू ये सब देख रहा था। वो दौड़ा, चीखा, लेकिन रात भारी थी। अगली सुबह अदालत खचाखच भरी। सभी इंतजार में थे, आज फैसला होगा। लेकिन अदालत के दरवाजे खोलते ही लोग सन्न रह गए। धीरू और वीरू नहीं थे। जज तिलमिला उठे, अगर प्रतिवादी उपस्थित नहीं तो फैसला कैसे? भीड़ में से श्यामू ने कांपती आवाज में कहा, साहब, गधों को रात में कोई उठाकर ले गया। शायद वो लोग नहीं चाहते कि सच सामने आए। पूरा गांव हड़बड़ा गया। लोभ, सत्ता और सच तीनों आमने सामने थे। जज ने बड़ा फैसला लिया, जब तक धीरू और वीरू वापस नहीं मिलते सुनवाई स्थगित, और जो भी इस गायब होने के पीछे है उसे कड़ी सजा मिलेगी। गांव में हंगामा मच गया। लोग जंगलों, पहाड़ों, रास्तों में गधों को ढूंढने निकल पड़े। यहीं पर कथा ठहरती है। मोरल बटा सीख, सम्मान किसी जाति, रूप या हैसियत का नहीं, काम और योगदान का होना चाहिए। कमजोर पर अत्याचार हमेशा छुपाया जाता है, लेकिन सच हमेशा आवाज बना लेता है। हक कभी मांगा नहीं जाता, कमाया और लड़कर पाया जाता है। गांव खोजने में लगा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि धीरू और वीरू उस जंगल की ओर ले जाए जा चुके थे जहां से कोई लौटकर नहीं आता। लेकिन उस जंगल की गहराइयों में कौन उनका इंतजार कर रहा था? क्या वो दुश्मन है या कोई ऐसा साथी
जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगले भाग में गधों की आजादी की क्रांति, अदालत से जेल तक, जहां सच्चाई सिर्फ फैसला नहीं बदलेगी, व्यवस्था बदल देगी। रात गहरी थी। पेड़ों के बीच से आती हवा अजीब सरसराहट कर रही थी। गाड़ी में बंधे धीरू और वीरू को कसकर पकड़े दो नकाबपोश लोग किसी भयानक जंगल में ले जा रहे थे। वही जंगल जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। वीरू डर से कांप रहा था। धीरू, ये लोग हमें खत्म कर देंगे। धीरू ने धीमी आवाज में कहा, खत्म होना लड़ाई हारना नहीं होता। अगर हमारा गायब होना इंसानों की नींद उड़ा दे तो हम अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन तभी गाड़ी रुक गई। नकाबपोश लोग उतरकर रस्सियां खोलने लगे। अंधेरा, खामोशी, सिर्फ दूर कहीं शेर की दहाड़। दोनों गधों को धक्का देकर जमीन पर गिराया गया और फिर नकाबपोश लोग भाग गए, जैसे कि उन्हें भी उस जंगल से डर हो। धीरू और वीरू अकेले। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच से भारी कदमों की आवाज आई। वीरू घबरा गया। अब गया काम। अचानक पेड़ों के बीच से चार चार भारी शरीर चमकती आंखों के साथ निकले। धीरू सावधानी से बोला, हम लड़ने नहीं आए, हमें फंसाया गया है। उनमें से सबसे विशालकाय ने कहा, हमें मालूम है। दोनों चौंक गए। तुम्हें पता है? वो विशालकाय जानवर पास आया और बोला, क्योंकि हम भी फंसाए गए थे। हम सब यहां उनके द्वारा लाए गए हैं, जो जानवरों को अधिकार नहीं देना चाहते। चांद की रोशनी पड़ी तो पता चला वे चार जंगली गधे थे, बेहद तगड़े, मजबूत, पर इंसानों से दूर। उनके नेता का नाम था झक्कड़, आजादी का दीवाना। झक्कड़ बोला, हमारे यहां आने की वजह भी वही थी, इंसान की सत्ता। किसी ने हमें बेवकूफ कहा, किसी ने काम की मशीन, लेकिन कोई हमें इंसान की तरह सम्मान नहीं देना चाहता था। इसलिए हम जंगल आ गए, आजाद, लेकिन अकेले। धीरू ने गहरी सांस ली। यही तो हमारी लड़ाई है। हमने अदालत में आवाज उठाई कि सम्मान मेहनत का होना चाहिए, हैसियत का नहीं। झक्कड़ और साथी चौंक गए। तुमने इंसानों के बीच अदालत में ये कहा? हां। और उन्होंने तुम्हें पकड़वा दिया? हां। झक्कड़ की आंखों में आग जल उठी। इतिहास बन रहा है और हम हिस्सा बनेंगे। धीरू और वीरू के गायब होने की खबर फैल चुकी थी। अमीर लोग बोल रहे थे, ज्यादा आजादी दोगे तो जानवर सर पर चढ़ बैठेंगे। गरीब लोग रो रहे थे, अगर मेहनत की आवाज को ऐसे ही गुम कर दिया जाएगा तो कल हमारी बारी भी आएगी। जज ने आदेश दिया, जिसने भी दो गधों को गायब किया है वो कानून से बच नहीं पाएगा। टैक्स अधिकारी शिवलाल डरने लगा। लोग उस पर शक करने लगे थे, पर वो बोलता रहा, मैं निर्दोष हूं। लेकिन अंदर से उसका मन घबराया हुआ था, क्योंकि झूठ की जमीन हमेशा रेत की तरह खिसकती है। धीरू, वीरू, झक्कड़ और बाकी जंगली गधे रात भर आग के चारों ओर बैठकर चर्चा करते रहे। झक्कड़ ने कहा, अगर इंसान कानून से खेल सकते हैं तो हम भी खेलेंगे। अब अदालत में गधे नहीं जाएंगे, पूरी गधों की सेना जाएगी। वीरू हैरान, सेना? अदालत? धीरू ने आंखें चमकाते हुए कहा, हां, अगर अदालत हमारे साथ नहीं है तो भी कानून के सामने हम हारेंगे नहीं। अब हम सिर्फ मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हम इतिहास बदलेंगे। झक्कड़ ने ऐलान किया, कल से हमारी योजना शुरू। ऑपरेशन आवाज। गांव के बाहर अदालत के गेट पर हजारों लोग जमा थे, कुछ पोस्टर लिए हुए, जानवर भी जीव है, चीज नहीं। सम्मान सबको मिलना चाहिए। संवेदनशील लोग जाग रहे थे। क्रांति धीरे धीरे सांस ले रही थी। और तभी दूर से ढोल की आवाज गूंजने लगी। लोग सड़क की ओर देखने लगे। पहले धूल उड़ी, फिर गांव का सबसे अनोखा दृश्य दिखाई दिया। एक पंक्ति में मार्च करते 50 से ज्यादा गधे, सिर ऊंचा, कदम मजबूत, आंखों में विश्वास। सारे गांव का दिल धड़क उठा। सबसे आगे था धीरू और वीरू, उनके साथ जंगल के झक्कड़
और उसकी टोली। लोगों की भीड़ चीख उठी। गधे वापस आ गए। अदालत का गेट हिल गया। टैक्स अधिकारी शिवलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी टांगे कांपने लगी। जज अपनी सीट पर पहुंचे। लोग शांत हुए। धीरू आगे बढ़ा और बोला, मान्यवर, हमें चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन हम वापस आए हैं। अब यह मामला सिर्फ टैक्स का नहीं है, यह सम्मान, अस्तित्व और न्याय का मामला है। वीरू ने इतिहास का सबसे बड़ा सवाल पूछा। अगर काम की कीमत पैसे से चुकाई जाती है, तो सम्मान किससे चुकाया जाता है? पूरे न्यायालय में सन्नाटा। झक्कड़ आगे आया। और अगर किसी जीव को सिर्फ इस्तेमाल किया जाए, तो वो साथी नहीं, गुलाम कहलाता है। जज अपना हथौड़ा पटक कर बोले, कोर्ट आज अंतिम बहस सुनेगी। कल फैसला सुनाया जाएगा। भीड़ दहल गई। कल इतिहास बदल भी सकता है या टूट भी सकता है। सुबह होने ही वाली थी। अदालत कल फैसला सुनाने को तैयार थी। तभी पुलिस दौड़ती हुई जज के घर पहुंची। साहब, एक अति महत्वपूर्ण सबूत मिला है। वो सबूत किसके खिलाफ है? किसके पक्ष में है? क्या वो फैसला बदल देगा या मुकदमा ही खत्म कर देगा? जज ने सबूत देखकर गहरी सांस ली और बोला, अगर ये सच है तो फैसला ऐसा होगा जो पूरी दुनिया हिला देगा। कहानी यहीं पर रुकती है। सीख, एपिसोड 2 मोरल। आवाज दबाई जा सकती है, पर रोकी नहीं जा सकती। अधिकार मांगे जाते नहीं, साबित किए जाते हैं। बदलाव अकेले शुरू होता है, लेकिन भीड़ बनकर इतिहास रचता है। और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस को मिला सबूत क्या है और किसने दिया? एपिसोड 3, फैसले का दिन, जब अदालत ने इंसानियत पर फैसला सुनाया। भैरवपुर की सुबह उस दिन किसी उत्सव जैसी थी, पर हवा में बेचैनी थी। गांव के हर रास्ते पर भीड़ उमड़ आई थी। लोगों के चेहरे पर सवाल था, आज क्या इतिहास बदलेगा या फिर पुरानी अन्याय की दीवार वही रहेगी? अदालत के दरवाजे के बाहर अब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि जानवरों की भी भीड़ थी। गायें, बैल, घोड़े, यहां तक कि कुछ तोते और बिल्लियां भी पेड़ों पर बैठे जैसे फैसला सुनना चाहते हों। और सामने गर्व से सिर ऊंचा किए खड़े थे धीरू, वीरू और जंगल के झक्कड़। जज हरिनारायण अपनी कुर्सी पर बैठे सोच रहे थे। उनके सामने वो अति महत्वपूर्ण सबूत रखा था। एक सीलबंद फाइल जिस पर लिखा था, टैक्स अधिकारी शिवलाल की कबूलनामे की रिकॉर्डिंग। उसमें साफ सुनाई दे रहा था, हां, गधों को मैंने उठवाया था, क्योंकि अगर वो जीत गए तो इंसानों का राज खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई जानवर इंसानों के बराबर खड़ा हो जाए। जज के हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से कहा, तो ये मामला अब इंसानों बनाम गधे नहीं, बल्कि अन्याय बनाम इंसानियत बन गया है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। घोषक की आवाज गूंजी। जज ने देखा, सामने धीरू और वीरू सिर झुकाकर खड़े हैं। उनके चेहरों पर थकान भी थी, लेकिन आंखों में अब भी वही भरोसा की चमक। जज बोले, कोर्ट के सामने ये प्रश्न है, क्या गैरमानव जीव, जिन्होंने इंसान की सभ्यता में योगदान दिया है, सम्मान और अधिकार के योग्य है या नहीं? अदालत में सन्नाटा। जज ने आगे कहा, कोर्ट के सामने सबूत है कि इन गधों को साजिशन अगवा किया गया, और यह भी सिद्ध हुआ कि इनसे वाकई में काम लेकर उन्हें नीचा दिखाया गया। फिर उन्होंने वही टेप चलवाई। पूरे हॉल में शिवलाल की आवाज गूंज उठी। लोग हके बके, कुछ शर्मिंदा, कुछ गुस्से में। जज ने कहा, अगर प्रतिवादी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। धीरू आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, पर शब्द जैसे तलवार। मान्यवर, हम कोई सिंहासन नहीं मांगते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी धरती पर श्रम करे, उसे हक मिले, सम्मान मिले। हम गधे हैं, पर हमें गधा कहना गाली नहीं, हमें कमतर कहना गाली है। वीरू ने जोड़ा, हमें इंसानों से बराबरी नहीं चाहिए, हमें बस वो इंसानियत चाहिए जो इंसानों ने खुद कहीं खो दी है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा।
लोगों की आंखों में आंसू थे। जज खड़े हुए, हथौड़ा उठाया और बोले, आज भैरवपुर अदालत ये फैसला सुनाती है कि हर जीव जो मानव समाज के श्रम, परिवहन या किसी भी काम में योगदान देता है, उसे सम्मानित श्रमिक प्राणी का दर्जा मिलेगा। कानूनी रूप से उन्हें भोजन, देखभाल और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार मिलेगा, और जो भी इन प्राणियों पर अत्याचार करेगा वो अपराधी माना जाएगा। पूरा न्यायालय खड़ा हो गया। ताली नहीं, जयकार। धीरू वीरू जिंदाबाद। सम्मान सबको, इंसानियत अमर रहे। गांव में बदलाव दिखने लगा। किसान अपने जानवरों को साथी कहने लगे। गधों को सिर्फ बोझ उठाने वाला नहीं, बल्कि मेहनत का साथी समझा जाने लगा। शिवलाल को पद से हटा दिया गया और जेल भेज दिया गया। जज हरिनारायण को लोकन्या रत्न की उपाधि मिली। और सबसे प्यारा पल, जब बच्चों ने स्कूल में एक नया पाठ पढ़ा। धीरू और वीरू, दो गधे जिन्होंने इंसानियत को जगाया। कुछ महीनों बाद भैरवपुर के बाहर वही पुराना मैदान। धूप हल्की है, हवा में सुकून। धीरू और वीरू वही खड़े हैं। झक्कड़ पास आकर बोला, तुमने तो इतिहास पलट दिया भाई। धीरू मुस्कुराया, नहीं झक्कड़, इतिहास हमने नहीं पलटा, बस आईना दिखाया है कि इंसान अगर खुद को समझे तो वो हर जीव में खुद को देख सकता है। वीरू ने हंसकर कहा, और अगर कभी इंसान फिर से भुला दे तो हम फिर अदालत पहुंच जाएंगे। तीनों जोर से हंसे। दूर कहीं बच्चों के गीत सुनाई दे रहे थे। मेहनत सबका हक है, सम्मान सबका हक है। कैमरा ऊपर उठता है, आसमान में उड़ते पक्षी दिखते हैं। धूप बादलों को चीरकर धरती पर पड़ती है, जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अंतिम मोरल बटा सीख, सच्ची इंसानियत जाति या प्रजाति में नहीं, सम्मान और संवेदना में होती है। जो आवाज सच्चाई की होती है, उसे कोई साजिश नहीं रोक सकती। मेहनत करने वाला चाहे कोई भी हो, वो सम्मान का हकदार है। और सबसे बड़ी बात, जब गधे इंसानों को इंसानियत सिखा दे तो समझो वक्त बदल चुका है। अगर एक चोर चोरी की हुई सारी चीजें खुद ही वापस लौटा दे, लेकिन ऐसी अजीब शर्तों के साथ कि पूरा महल हिल जाए, तो क्या इसे भलाई कहेंगे या कोई और खतरनाक चाल? चोर जिसने चोरी की चीजें वापस कर दी, लेकिन शर्तों के साथ। शाम का धुंधलका उतर रहा था। दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक और रहस्य का स्वाद घुला हुआ था। शहर की गलियां जैसे किसी अनदेखे सवाल की आहट महसूस कर रही थी। ठीक उसी समय महल का दरवाजा धड़ाम से खुला और एक चौकीदार घबराकर अंदर घुसा। जहांपनाह, चमत्कार हो गया। चोर, चोर! अकबर ने भौं उठाई। क्या चोर पकड़ लिया? नहीं हुजूर, चोर ने सब वापस कर दिया। दरबार में बैठे हर आदमी की गर्दन एक साथ अकड़कर ऊपर उठी। चोर ने सामान वापस कर दिया? ये कैसी अनसुनी घटना थी। अगले ही पल महल के बीचों बीच रखी थी एक बड़ी पोटली। गहने, सोना, चांदी, सिल्वर प्लेट, सब सही सलामत। लेकिन सबसे अजीब था पोटली के ऊपर रखी छोटी सी चिट्ठी। बड़े अक्षरों में लिखा था, चीजें वापस है, पर मेरी शर्तों के बिना इन्हें मत खोलना। अकबर दंग रह गया। अब चोर चोरी की चीजें लौटाने पर भी शर्तें लगा रहा है। पूरे दरबार में हंसी का तूफान फूट गया। लेकिन बीरबल चुप। उसके चेहरे पर वही पुराना खतरनाक शांत भाव। अकबर ने चिट्ठी उठाई और जोर से पढ़ा। 1. मेरी शर्तों को मानकर ही पोटली खोली जाए। 2. मेरी असली पहचान जानना चाहते हो तो आज रात चांद ढलने के बाद पुराने किले में अकेले आना। 3. मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ दूंगा। 4. और अगर नहीं दे पाए। नीचे सिर्फ एक अजीब सा निशान था, अर्धचंद्र पर कांटे की रेखा। ये कौन सा चोर पहेलियां लिखता है? अकबर ने गुर्राकर पूछा। बीरबल मुस्काया। जहांपनाह, जो चोर खुद सामान लौटाए
वो साधारण चोर कभी नहीं हो सकता। रात घिरी, हवा में अजीब ठंड बढ़ गई। पुराने किले की टूटी दीवारें चांदनी में भूत सी लग रही थी। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे, दोनों मशाल लिए, चौकन्ने। अचानक टुन टुन टुन, टूटी ईंटों के बीच से किसी धातु के गिरने की आवाज आई। फिर एक काली छाया धीरे धीरे सामने आई। चेहरा ढका हुआ, चाल बिल्कुल बिल्ली जैसी। स्वागत है बादशाह सलामत। आवाज दबे हुए घमंड जैसी। मैं ही वो चोर हूं जिसने इस शहर से कभी झूठ नहीं बोला। अकबर तिलमिला उठा, तो चोर इतना ईमानदार भी हो सकता है क्या? छाया हंसी, हां, अगर चोर सबसे आगे दिमाग रखने वाला हो। और तुम्हारी शर्त? बीरबल ने पूछा। छाया बोली, बहुत आसान पर घातक। चोर आगे बढ़ा और बोला, अगर किसी के पास दो चीजें हों, एक जो उसने चुराई हो और एक जो उसने कमाई हो, तो इंसान पहले किसे छोड़ेगा? अकबर ने जोर से सांस ली। यह सरल नहीं था। यह सवाल आदमी के दिल को चीर देता था। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ सोच रहा था। हवा और ठंडी, पहाड़ों में जैसे कोई पुरानी आत्मा भी सुन रही हो। चोर ने कहा, अगर जवाब ठीक हुआ, मैं अभी अपने आप को पकड़ा दूंगा। गलत हुआ तो अगली रात मैं महल के किसी राज को चुरा ले जाऊंगा। अकबर गरजा, कैसा राज? चोर की हंसी, इतना बड़ा कि दिल्ली सदा के लिए बदल जाएगी। जहांपना। यह सुनकर अकबर का चेहरा टूट पड़ा, पर बीरबल खड़ा था जैसे किसी अनदेखी सोच की तलवार को धार दे रहा हो। बीरबल ने आखिरकार आंखें खोली। उसकी नजरें चमकी। तुम्हारे सवाल का जवाब है। इतने में तेज हवा चली, मशाल बुझ गई, किला अंधेरे में डूब गया। चोर गायब। और बीरबल का उत्तर, हवा में डूब गया। अकबर घबरा गया। बीरबल, जवाब तो बताओ। बीरबल बस मुस्कुराया। जहांपनाह। चोर ने सोचा होगा कि मैं जवाब बता दूंगा, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। अकबर हैरान, तो अगला कदम? बीरबल बोला, अगली रात चोर हमें चुनौती देने आएगा, और उसका अगला सवाल यकीनन और भी खतरनाक होगा। अकबर गुस्से में, ये चोर चाहता क्या है? बीरबल ने पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, मुझे शक है ये चोर आपके दरबार का ही कोई आदमी है, और उसका अगला निशाना महल के तिजोरी का राज होगा। अकबर सिहर उठा, तो कल क्या होने वाला है बीरबल? बीरबल धीरे से बोला, जहांपनाह, असली खेल तो अब शुरू होगा। लेकिन अगले ही दिन सुबह महल की तिजोरी खुली मिली, सब कुछ सही सलामत, सिवाय एक चीज के जो सबसे कीमती थी। वो क्या चीज थी? किसने ली? और चोर दरबार के किस आदमी के रूप में छिपा था? सुबह महल में हंगामा मच गया। दौड़ते हुए एक सैनिक आया। जहांपनाह, तिजोरी खुली है। अकबर जैसे नींद से गिर पड़ा। क्या? सोना? हीरे? मोती? सब गए? सैनिक हाफते हुए बोला, जी नहीं हुजूर, सोना तो है, हीरे भी है, सब कुछ है। अकबर हैरान, तो फिर चोरी क्या हुई? तिजोरी खुली क्यों? सैनिक ने कांपते हुए कहा, हुजूर, तिजोरी के बीच में रखा आपका गुस्से वाला दिन ब दिन का हिसाब वाला डायरी गायब है। दरबार में हंसी फूट पड़ी। एक मंत्री बोला, हुजूर, लगता है चोर को खजाना नहीं, आपकी डांट की यादें चाहिए थी। अकबर दांत पीसने लगा। चुप, वो डायरी कोई साधारण चीज नहीं थी। उसमें मेरे हर मंत्री, हर राजकुमार, हर पड़ोसी राजा के बारे में मेरे असली विचार लिखे थे। दरबारियों के चेहरे का रंग एकदम पीला। एक बोला, असली विचार? मतलब जो आप हमारे सामने नहीं बोलते? दूसरा हकलाया, क्या? क्या हमारे बारे में भी? अकबर चिल्लाया, हां, तुम सबके बारे में। एक दरबारी तो डर के मारे कुर्सी से गिर पड़ा। हाय राम, मैं तो गया। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहा था। कुछ तो उसकी नजरें पकड़ चुकी थी।
तिजोरी के भीतर एक और चिट्ठी थी। बादशाह सलामत, आपकी डायरी मेरे पास है। अगर उसे वापस चाहिए तो आज दोपहर आप और बीरबल अकेले दरबार में आए और मेरा दूसरा सवाल हल करें। अकबर, ये चोर तो हर घंटे शर्तें बढ़ा रहा है। बीरबल, जहां पनाह, मजा आ रहा है। कम से कम दिमाग हिल रहा है। अकबर, मेरा दिमाग नहीं, मेरा खून खौल रहा है। दरबारी फुसफुसाने लगे। अगर चोर ने डायरी पढ़ ली तो हमारा क्या होगा? कहीं बादशाह हमें निकाल न दे। अरे भाई, बादशाह के विचार पढ़ेंगे तो देश छोड़कर भागने की नौबत आएगी। बीरबल ने सभी को देखा और बोला, आप सब अपने अपने चेहरे ठीक कर लें, क्योंकि चोर आपको ज्यादा ही करीब से देख रहा है। सभी घबरा गए। हमारा मतलब, हमारी शक्ल में क्या दिक्कत है? बीरबल, सबकी नहीं, कुछ के चेहरों पर पछतावे की धूल लगी है। दरबार चुप। अकबर, बीरबल, इशारे में मत बोलो। क्या सोच रहे हो? बीरबल, जहां पनाह, ये चोरी बाहरी नहीं, अंदर की है। अकबर का मुंह खुला। मतलब दरबार में ही चोर? बीरबल, जी, और वो इतनी आसानी से खुद को छिपा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरबार खाली, कुर्सियां गूंज रही थी। अकबर और बीरबल अकेले बैठे। अचानक हवा का झोंका और सिंहासन के पीछे से वही काली छाया। सलाम, बादशाह सलामत। क्या डायरी पढ़कर मजा आया? अकबर, अगर तेरी शक्ल दिखाई दे गई ना। छाया हंस पड़ी। शक्ल तो दिखाऊंगा बादशाह, पर पहले मेरा दूसरा सवाल सुनो। वो बोला, अगर किसी इंसान को डर और लालच में से एक छोड़ना पड़े तो वो पहले किसे छोड़ेगा? अकबर ने माथा पकड़ा। फिर ये अजीब सवाल, तू चोरी करने आया है या परीक्षा लेने? चोर बोला, जो इन सवालों का जवाब दे दे वो जान सकता है कि मैं कौन हूं। अकबर, और अगर जवाब गलत हुआ? छाया, तो आपकी डायरी पूरे शहर में बांट दूंगा। अकबर चीखा, क्या पूरे शहर में? बीरबल ने हाथ उठाया। 1 मिनट, जवाब मैं दूंगा, पर पहले एक उल्टा सवाल मेरा भी। छाया ठिठक गया। उल्टा सवाल? मुझसे? बीरबल, हां, तुमने चोरी की चीजें वापस की, फिर डायरी चुराई, शर्तें भी लगाई। इस सब में तुम्हें मजा क्या आता है? छाया चुप। फिर बोला, क्योंकि चोरों का असली आनंद डर और लालच को नचाने में होता है। बीरबल मुस्कुराया। बस यही तो था तुम्हारे सवाल का जवाब। छाया हिला। क्या? बीरबल बोला, इंसान पहले लालच छोड़ता है, क्योंकि डर उसके दिल में सबसे गहरा बैठा होता है। चोर रुक गया, सांसें तेज। मशाल की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा सा दिखने लगा और बीरबल ने तुरंत पहचान लिया। जहां पनाह, बीरबल बोला, ये चोर दरबार का भेष बदलकर बैठने वाला है। अकबर, कौन? बताओ। बीरबल ने चोर की तरफ उंगली उठाई। ये व्यक्ति दरबार में वो है जो हमेशा अपने बारे में आपकी राय जानने को बेचैन रहता था। चोर चौंका। तुमने पहचान लिया? बीरबल, हां, और अब तुम खुद अपनी पहचान बताओगे। चोर पीछे हटने लगा। दीवारों पर उसका साया कांप रहा था। और तभी धड़ाम, दरबार का दरवाजा खुला और वहां खड़ा था एक दूसरा आदमी, सपना सा, रहस्यमय, जिसने कहा, बीरबल, तुमने जिसको चोर समझा है वो असली चोर नहीं। अकबर दंग। बीरबल भी पहली बार थोड़ा चौंका। तो असली चोर कौन है? वो रहस्यमय आदमी बोला, वो व्यक्ति जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन था वो भरोसेमंद आदमी? और दो दो लोग चोर क्यों लग रहे थे? क्या दरबार में कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा था? अगला एपिसोड, 2 चोर, एक डायरी और बीरबल का दिमाग जिसने सबको उलझा दिया। दरबार में एक काली छाया खुद को चोर बताकर खड़ी थी। तभी दरवाजा टूटा और दूसरा रहस्यमयी आदमी चिल्लाया,
ये असली चोर नहीं है। असली चोर वो है जिसे बादशाह सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और अब आगे की कहानी शुरू होती है वहीं से। दो दो चोर या दो दो नौटंकी। अकबर कुर्सी से लगभग गिर ही गया। तो अब दो दो चोर, ये दरबार है या चोरी का मेला लगा है? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, मजा तो अभी शुरू हुआ है। पहला चोर, काली छाया, जोर से बोला, मैं ही असली चोर हूं। ये दूसरा आदमी मुझे फंसाने आया है। दूसरा आदमी चिल्लाया, मैं नहीं, ये नकली है, मैं तो आपको बचाने आया हूं। अकबर सिर पकड़कर बैठ गया। हे खुदा, या तो तुम्हें समझ दो या मुझे कान के पास हौले से एक थप्पड़ मारकर जगा दो। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू। दो चोर या दो पागल या दोनों मिलकर नया ड्रामा कर रहे हैं? एक मंत्री बोला, हुजूर, दोनों को जेल में डाल दो। अकबर, चुप करो, पहले ये तो पता लगे चोर है कौन। बीरबल ने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों अगर सच्चे हो तो दोनों ही मेरे सवालों के जवाब दोगे। दोनों तैयार। अकबर भी उत्सुक। बीरबल बोला, पहला सवाल, अगर एक चोर को चोरी करने का मौका मिले लेकिन बगल में उसकी सास खड़ी हो तो वो पहले किसे चुनेगा? पूरे दरबार में हंसी फट पड़ी। अकबर ने कहा, बीरबल, ये सवाल भी कोई सवाल है? बीरबल, जहां पनाह, मजेदार सवाल में सच छुपा होता है। पहला चोर बोला, सास से तो चोर भी डरता है, वो चोरी के बदले दूसरे रास्ते से भाग जाएगा। दरबारियों की फिर से हंसी। सही बात है, सास सामने हो तो भगवान भी दिशा बदल ले। दूसरा आदमी बोला, मैं पहले सास को ही मनाता, क्योंकि असली चोरी दिमाग की होती है। बीरबल ने दोनों की तरफ गहरी नजर से देखा और कुछ समझ गया। बीरबल बोला, दूसरा सवाल, अगर किसी चोर को पता चले कि उसकी चोरी हुई चीज असली में नकली है तो वो क्या करेगा? पहला चोर, नकली? तो मैं तो हंस हंस कर जाता, मुफ्त में अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाऊंगा। दूसरा आदमी, मैं उस नकली चीज को असली बताकर आगे बेच दूंगा। बीरबल की आंखें चमकी। बस यही जवाब सच बताता है। अकबर, क्या? किसका जवाब सही? बीरबल हंसकर बोला, जिसने कहा कि नकली चीज को बेच दूंगा वही असली चोर है, क्योंकि सिर्फ असली चोर ही चोरी की चीज को असलिन कली के हिसाब से आगे बेचने का सोचता है। अकबर उछल पड़ा, तो असली चोर ये आदमी है जिसने कहा नकली चीज बेच दूंगा? दूसरा आदमी हिल गया, उसका चेहरा डर से पीला। बीरबल बोला, हाथ जहां पनाह, यही असली चोर है, लेकिन ये दरबार का ही आदमी नहीं। अकबर, तो कौन? बीरबल, ये वही है जिसके बारे में आप अपनी डायरी में सबसे ज्यादा लिखते थे। अकबर चौंका, सबसे ज्यादा? तो वो तो। तभी दूसरा आदमी अपनी नकली दाढ़ी, नकली पगड़ी, नकली आवाज उतारने लगा, और जैसे ही पहचान सामने आई, सारा दरबार एक ही आवाज में चिल्ला उठा, मूशी जी। हां, वही मूशी जो अकबर की डायरी लिखता था, जो रोज बादशाह का मूड, गुस्सा, बातें सब नोट करता था। उसे डायरी की कीमत, राज की अहमियत सब पता था। मूशी बोला, हां, मैंने चोरी की, आप सबकी पोल खोलकर मजा लेने वाला था। अकबर गुस्से से लाल, और तू मेरी डायरी चुराएगा? मूशी बोला, हुजूर, आप रोज मेरे बारे में क्या लिखते हैं ये जानना तो मेरा हक बना। दरबार में ठहाका। मूशी को अपनी ही बुराई सुनने का शौक था। अकबर गरजा, और तिजोरी खोलने का? मूशी, अरे हुजूर, तिजोरी की चाबी आप तक आने से पहले हम मूशी लोग ही संभालते हैं। बीरबल हंसते हुए बोला, जहां पनाह, देखिए, डायरी लिखने वाला ही डायरी चुरा कर ले गया। अकबर, मूशी, तेरी सजा तय है। मूशी डर गया, हुजूर, कुछ भी कर लीजिए, बस मेरी नौकरी मत लेना। अकबर, पहले डायरी दे। मूशी ने कांपते हाथ से डायरी आगे बढ़ाई। अकबर ने उसे पढ़ा
और देखकर शर्मिंदा हो गया। अकबर बोला, बीरबल, इसमें तो आधे पन्ने मेरे गुस्से के हैं और आधे पन्ने तुम्हारी तारीफ के। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, यही तो असली राज था। मूशी को सजा लगी। 1 हफ्ते तक सिर्फ खिचड़ी खानी पड़ेगी और रोज अकबर की डायरी बीरबल की निगरानी में लिखनी पड़ेगी। अकबर और बीरबल हंसते हुए निकले। अकबर बोला, बीरबल, तू ना होता तो मेरी डायरी पूरे शहर में घूम रही होती। बीरबल बोला, जहांपनाह, अगली बार डायरी में कुछ अच्छा लिखिए, वरना अगला चोर कोई और होगा। मोरल, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा छुपाते हैं उसे वही लोग सबसे पहले खोज लेते हैं जो हमें सबसे अच्छे से जानते हैं। और राज अगर भरोसे के पास हो तो सुरक्षित, पर शातिर के पास हो तो हथियार बन जाता है। भिखारी जिसने कहा, मैं बीरबल को हर पहेली में हरा सकता हूं। हां, वही आपका पसंदीदा शुरुआत। मुगल दरबार में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। सुबह सुबह महल के बाहर एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। पहरेदार हंस भी रहे थे और परेशान भी। अकबर ने खिड़की से झांका तो देखा भीड़ में एक दुबला पतला आदमी फटे चिटे कपड़ों में खड़ा था और चिल्ला रहा था, अहो दरबारियों, सुनो मेरी गर्जना। मैं वो भिखारी हूं जो बीरबल की अक्ल को भी टिक टिक कर सकता हूं। मैं हर पहेली का बादशाह हूं। मेरे सामने बीरबल क्या चीज है? अकबर की भौहें चढ़ गई। ये कौन है? इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि बीरबल को चुनौती दे? पहरेदारों ने बताया कि ये रत्नू भिखारी है, जिसे गली मोहल्लों में लोग पागल कहते हैं, लेकिन उसका दिमाग तेज है। लोग कहते हैं कि वो पहेलियां बनाकर बच्चों, व्यापारियों, यहां तक कि पंडितों तक को फंसा देता है। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, ये दिलचस्प है, इसे अंदर भेजो, देखते हैं इसके दिमाग की असली ताकत। दरबार के भीतर रत्नू को लाया गया। बिना झुके, बिना सलाम किए वो सीधा बीरबल की तरफ देखता हुआ बोला, बीरबल, सुना है तू बड़ा बुद्धिजीवी बनता है, आज तेरे सामने मैं खड़ा हूं। रत्नू पहली मार, तू तैयार है हारने को? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, हार? मैं? पर भाई, तू भिखारी है, मैं मंत्री। तू हार भी गया तो कुछ खोएगा नहीं, पर जीता कैसे मानेगा? रत्नू ने छाती तान ली। अगर मैं जीत गया तो बादशाह मुझे अपना सलाहकार बनाएंगे, और अगर तू जीत गया तो मैं बीरबल का जूता साफ करूंगा 1 हफ्ते तक। अकबर इतना हंसे कि उनकी पगड़ी टेढ़ी हो गई। रत्नू ने एक कागज पर कुछ आकृति बनानी शुरू की। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। उसने एक साधारण सा चित्र बनाया, एक मेज, एक आदमी और एक घोड़ा। फिर बोला, बीरबल, बता, मैं ये चित्र कब बनाता हूं तो मेरे पास कितने पैर होते हैं, और इस चित्र में कितने पैर होते हैं, और ये कुल जोड़ हमेशा क्यों बदलता है? दरबारियों के सिर गर्म हो गए। सबकी आंखें फैल गई। क्या सवाल है? बीरबल मुस्कुराए, रत्नू, तेरी पहेली का जवाब सरल है। जब तू चित्र बना रहा था, तू झुका हुआ था। कभी तू 2 पैरों पर खड़ा था, कभी 3, क्योंकि तू दीवार के सहारे लगा था। तो जोड़ बदलता रहा, और चित्र के तीनों पात्रों की संख्या, मेज के 4, आदमी के 2, घोड़े के 4, ये भी इस पर निर्भर करते हैं कि तू उन्हें अधूरा बनाता है या पूरा। इसलिए जोड़ हमेशा बदलता है। रत्नू की आंखें फट गई। दरबार वाह, बीरबल वाह से गूंज उठा। रत्नू के हाथ कांप गए, पर वो बोला, ठीक है, ये तो वार्म अप था, अब असली पहेली सुन। रत्नू बोला, सुन बीरबल, एक चीज है जो खा तो जाती है, पर वो खुद कुछ नहीं खाती। वो चलती भी नहीं, फिर भी दौड़ती है। उसकी उम्र भी होती है, पर वो बूढ़ी कभी नहीं होती। वो हर किसी के घर में होती है, पर किसी की नहीं होती। बताओ क्या है? दरबार वाले पसीना पसीना। कई पंडितों ने कान खुजाए। अकबर भी चकराए। पूरा दरबार खामोश।
बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो है दिया की लौ। पूरे दरबार में ओ है की आवाज गूंजी। बीरबल ने समझाया, लोग कहते हैं दिया खा रहा है तेल, पर लौ कुछ नहीं खाती। लौ चलती नहीं, फिर भी डोलती है, नाचती है। लौ हर घर में होती है, पर किसी की नहीं होती। और लौ की उम्र होती है, पर वो बूढ़ी नहीं होती, बस बुझ जाती है। रत्नू चौंक कर रह गया। उसने दांत भींच लिए। ठीक है बीरबल, अब अगली पहेली। रत्नू बोला, एक चीज है जिसे लोग मारते हैं, लेकिन वो मरती नहीं। मारने के बाद और भी जोर से जीवित होती है, कभी छोटी, कभी बड़ी। उसका कोई आकार स्थिर नहीं। वो खुद को खाती है, खुद को बनाती है, और हर किसी को अपनी ओर खींचती है। क्या है वो? दरबार वाले उबल गए। ये तो जादू है, ये तो टोना लगता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बताओ बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हवा में उड़ता धुआं। रत्नू की आंखें खीर के कटोरों जितनी बड़ी हो गई। बीरबल ने समझाया, चूल्हे में लकड़ी जलती है, धुआं ऊपर उठता है, लोग उसे हाथ से हटाते हैं, मारते हैं, पर वो और फैल जाता है, कभी पतला, कभी घना, आकार बदलता रहता है और हर चीज को ढक लेता है। अकबर तालियों में डूब गए। रत्नू अब सच में परेशान हो चुका था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अच्छा बीरबल, अब